Hello friends, my name is Vipul Sani. I am faculty of Super 11 Coaching Institute. Now I am starting with chemical bonding chapter. So I will tell you what is chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जो दो एटम्स के बीच में बनती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो कितनी तरह की होती है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इंटर एटॉमिक और एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में हमारे आते हैं आयनिक बॉन्ड, सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, and the third one is metallic. अब मैं आपको बताता हूं कि इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं हमारे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। सो ये जो हमारा इंटर मॉलिक्यूलर होता है ये हमारा वीक होता है, और जो हमारा इंटर एटॉमिक होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और ये हमारा वीक बॉन्ड होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसमें जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड की ही तरह है। इसमें हमारी शेयरिंग होती है, इसमें भी हमारी कैसी होती है, शेयरिंग होती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है कि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक डोनर और एक एक्सेप्टर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक डोनर एंड एक हमारा एक्सेप्टर होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेटालिक बॉन्डिंग से। अब मैं आपको इन सभी चारों बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा कि इन चारों बॉन्ड्स में इन चारों बॉन्ड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको मेटालिक बॉन्ड बताने जा रहा हूं कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। हमें मेटालिक बॉन्ड को समझना है कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है क्या होता है। मेरे पास जैसे एक आयरन की रॉड है या कॉपर की रॉड है या कॉपर की तार है, तो उसमें बहुत से बॉन्ड एटम्स होते हैं और जो एक दूसरे से आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे कि ये सारे क्या हैं, ये सारे एटम्स हैं। इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 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 भी इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी लिंक्ड है और ये इसके साथ भी लिंक्ड है। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी लिंक्ड है, ये इसके साथ भी लिंक्ड है। तो ये दोनों के साथ ही लिंक्ड रहता है हमारे। जैसे कि ये हमारे दो न्यूक्लियस हो गए और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया।
ये हमारा इसके साथ भी लिंक्ड है फ्रेंड्स, और ये इसके साथ भी लिंक्ड है, ये दोनों के साथ लिंक्ड है, क्योंकि ये भी हमारा एक एटम है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस लाई कर रहा है, ये भी हमारा एटम है, इसके साथ भी दोनों के साथ जो है लिंक्ड रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में जो है अट्रैक्शन बनी रहेगी हमारी। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी लिंक्ड रहता है और इसके साथ भी लिंक्ड रहता है। होती हैं जैसे कि फेविकोल होती है, फेविकोल को हम एक लकड़ी के ऊपर जब लगा देते हैं, जब हम एक फेविकोल को, ये फ्रेंड्स फेविकोल है, तो इस फेविकोल को जब मैं इस वुड पे लगा दूंगा, इस लकड़ी पे लगा दूंगा, तो ये पूरा इसको इसके साथ चिपक जाएगी, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी हैं, वो एक ग्लू चिपक जाएगी और वो इन सबको जो है एक साथ इकट्ठे कर देगी। तो वो हमारे आते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर, कि मतलब कि ये जो फेविकोल है, ये मैंने इस लकड़ी के साथ इसके ऊपर लगाया, तो उसने एक मुझे बिल्कुल सरफेस दे दिया, और जिससे सारी जो वुड है वो इससे लिंक्ड हो गई। हर एक कोना जो है वुड का, हर एक हिस्सा जो है वो इसके साथ लिंक्ड हो गया। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम टू सेम इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे इसके साथ लिंक्ड हुआ है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? इसमें हमारी आती है वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं हमारी कैसी होती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं। ये आपने याद रखना है कि कैसी फोर्सेस होती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं। और तभी तो हम वैन डर वाल फोर्सेस को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, क्योंकि ये इसका पार्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। तो ये हमारी कैसी फोर्सेस होती हैं? वैन डर वाल फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं। अब वैन डर वाल फोर्सेस में भी हमने 5 टाइप्स पढ़नी है। इसमें हमने 5 टाइप्स पढ़नी है, 5 टाइप्स। ये 5 टाइप्स की होती है वैन डर वाल फोर्सेस भी, हमें 5 टाइप्स की पढ़ेंगे। अलग अलग तरह की वैन डर वाल फोर्स होती है, जिनमें डाइपल बनता है, तो कभी खुद में डाइपल बनता है, तो कभी दूसरे में डाइपल बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। वैन डर वाल फोर्सेस जो है इसमें याद रखना है कि ये वीक फोर्सेस होती हैं। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा पार्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ये हमारा पार्ट है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा HF। इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि इसमें एक जो फ्लोरीन है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन की वजह से इसमें इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह आपका HCl, ये क्या है? ये बहुत कॉमन नेम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग बनती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में बन रही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका। तो इन दोनों के अंदर ही हमारी जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसी तरीके से HBr, ये क्या है हमारा? ये हमारा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से हमारा हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो हमारा बनता है HF, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरीके से जब हमारा HCl जो है
वो कंबाइन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन आपका ब्रोमीन के साथ अटैच होता है तो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉज क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का, कि केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारी बनते क्यों है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग होने का कॉज क्या है, इसके पीछे कॉज, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, कॉज मतलब कारण, केमिकल बॉन्डिंग बनने का कारण क्या है, इसको हम बोलते हैं कारण, कि इस चीज के बनने का कारण क्या है। हर चीज जो है वो एक फैक्ट पे बेस है कि वो प्रोसेस जो है केमिस्ट्री में क्यों हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है क्यों हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग जो है किसी कंपाउंड के बीच में क्यों बन रही है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वही हमने फैक्ट जो है जानना है कि क्यों केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारी एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में हमारी केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्यों बनती है, क्या रीजन है उसके पीछे, ये हमने अब पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्ड की, कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आपके फॉर्मेशन होती है लैटिस एनर्जी की। ठीक है, आपकी फॉर्मेशन होती है लैटिस एनर्जी की। इसमें प्रॉपर्टीज यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं, मतलब कि इसमें क्या कैसे जो है आयनिक बॉन्ड जो होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि ये सॉल्यूबल है, कैसे, जैसे आपका आयनिक बॉन्ड में क्या आता है NaCl, क्योंकि NaCl में क्या है, ये आयनिक बॉन्ड है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपस में लिंक्ड होते हैं किससे, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपकी जो ये चीज है ये लिंक्ड होती है। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसका जनरल नेम क्या है, साल्ट नमक, जो कि आप पानी में घोलते हो तो इजीली ये घुल जाता है। और पानी में सोडियम क्लोराइड को जो है घोला जाता है, आजकल जनरल हमारी मार्केट में भी मिलता है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिंग, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिंग करवाना। आपको पता है किसी भी चीज की कंडक्टिंग पावर जो होती है उसमें रहने वाले आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, कि उसमें फ्री टू मूव आयंस है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब ये होता है कि मोशन ऑफ चार्ज, तो वो कैसे मूव करेगा, हम उसमें कैसे कंडक्टिंग दिखाएंगे। जैसे कि NaCl है, अब NaCl के अंदर क्या होता है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हमारा किस चीज में टूट जाता है, NaCl हमारा टूटता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके फ्री टू मूव आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि फ्री टू मूव आयंस है इसमें। आपको पता है कि जब किसी चीज में आयंस होंगे तो वो फ्री टू मूव आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो उनके बीच में फ्रीली आयंस ही नहीं होंगे, और आयंस नहीं होंगे तो उनमें कंडक्टिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए करंट का मतलब ही क्या होता है, मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि चार्जेस का जो है मोशन, यानी कि उसमें मोशन हो तभी करंट जो होगा वो उसमें कैरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका कोवलेंट बनता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है,
इसकी पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी शेयर ये भी कर सकता है और इस इलेक्ट्रॉन की शेयर ये भी कर सकता है। तो ये इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से, जो आपस में इनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड। और ये सबसे H2 का जो स्ट्रक्चर है ये सबसे इजीएस्ट है समझने के लिए। क्या? कोवालेंट बॉन्ड की। कोवालेंट बॉन्ड को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी तरीके से इस दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये भी शेयर कर रहा है और इसको ये भी शेयर कर रहा है, तो दोनों का ही इस पे हक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का हक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवालेंट बॉन्ड। ये होता है हमारा कोवालेंट बॉन्ड, यानी कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और ये म्यूचुअल शेयरिंग हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग जो है हो रही है दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि जो कोवालेंट बॉन्ड होते हैं इनमें डायरेक्शन होती है, इनमें डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शनल होते हैं। इनमें डाइपोल मूवमेंट भी होता है, इनमें हमारा जो है डाइपोल मूवमेंट भी होता है। आपको पता है जहां पर कोवालेंट बॉन्ड होता है वहां स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने अभी बना के दिखाया कि कोवालेंट बॉन्ड always have a structure। कोवालेंट बॉन्ड में हमेशा जो होता है स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कोवालेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने अभी बना के दिखाया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके ये शेयरिंग कर रहा है, इसके ये शेयरिंग कर रहा है। ऐसे ही हम कार्बन के बीच में भी बना सकते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये कार्बन हो गई 1 2 3 4। इसी तरीके से ये एक और कार्बन हो गई 1 2 3 और ये 4। तो क्या होगा कि ये जो बीच में हमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी क्योंकि इन्होंने अपनी क्या करनी होती है? वैलेंसी पूरी करनी होती है, और जिससे क्या करते हैं कि अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कवर करते हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, इसने अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे करने होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि जब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा तो ये यहाँ भी बॉन्ड बना सकता है, इस तरफ भी बॉन्ड बना सकता है और इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो इसने अपने बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आयनिक बॉन्ड जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोवालेंट बॉन्ड होते हैं वो आपके डायरेक्शनल होते हैं, उनमें स्ट्रक्चर बनता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। जबकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं हमारे? नॉन डायरेक्शनल, मतलब कि इनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं ये, नॉन स्ट्रक्चरल। जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं ये हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, इनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब इनमें होता क्या है, जैसे डाइपोल मूवमेंट से ही हमें पता चलेगा, अब कोई भी कोवालेंट बॉन्ड है वो पूरी तरह से कोवालेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक बॉन्ड जरूर लाई करता है। इसी तरीके से कोई ना कोई जो आयनिक बॉन्ड है, वैसे तो सारे आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो पूरी तरह से आयनिक नहीं होते, उनके अंदर कोवालेंट बॉन्ड जो है वो लाई
ज़रूर करता है, तो वो पूरी तरह से हमारे आयनिक नहीं होते। ये चीज़ जो है हमें डाइपोल मूवमेंट से पता चलेगी। ये चीज़ जो है हमें डाइपोल मूवमेंट से पता चलती है। किससे पता चलती है? डाइपोल मूवमेंट से पता चलेगा। डाइपोल मूवमेंट से पता चलेगा हमें कि ये जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से आयनिक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड भी लाई करता है। इसी तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी पूरी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, उसमें आयनिक बॉन्ड जो है वो ज़रूर लाई करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके बीच में क्या क्या पढ़ना है और भी कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है, तो इसमें क्या क्या जो है वो आएगा। हमने सब चीज़ें जो है इसमें पढ़नी है कि क्या क्या इसमें जो है आने वाला है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरीज किस किस चीज़ की पढ़नी है? नंबर 1 VBT। VBT क्या होता है आपका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये फ्रेंड जस्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर जो है कवर करने हैं। एक VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बारे में हमने पढ़ना है। VS मीन्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उनके कारण जो रिपल्शन पैदा हो रही है उसको हमने पढ़ना है कि उनके कारण जो कैसे रिपल्शन हो रही है। जैसे कि जब हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे बहुत से बॉन्ड जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाती है और उन रिपल्शंस की वजह वो जो रिपल्शंस हो रही है उन बॉन्ड पेयर में, वो क्यों हो रही है वो हम इसमें पढ़ेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कि वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनके पेयर के कारण जो रिपल्शन पैदा हो रही है उस चीज़ को हमने पढ़ना है और उससे हमारा एंगल फॉर्मेशन होती है और उससे हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, एक हमने इसमें पढ़ना है MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। एक हमने इसमें फ्रेंड्स पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो ये फ्रेंड्स हमारे मेन टॉपिक है चैप्टर के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। ये चार हमारे ऐसे मेन टॉपिक हैं जो हमने इसमें अभी आगे कवर करने हैं और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको और डिटेल में चीज़ें जो है बताता जाऊंगा। अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि हमने इनके बीच में ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये हमने कवर अप करने हैं। बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, वो क्या कारण होता है उसके बनने का और किस वजह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो अकर होती है। तो फ्रेंड जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन तब बनता है जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर अपनी एनर्जी बराबर कर लेते हैं और फिर बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन सामने से आए, अब वो जब 4 इलेक्ट्रॉन सामने से आए तो उसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जब सामने से आए तो वो उनकी एनर्जी जो है अलग अलग है, तो वो उस समय बॉन्ड नहीं बना सकते। दे आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म बॉन्ड। वो इसलिए बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उनका एनर्जी लेवल जो है अलग अलग है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं होंगी, जब तक ये इनकी एनर्जी जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये अलग अलग ऑर्बिटल में है, ये अलग अलग ऑर्बिटल में है, अलग अलग ऑर्बिटल में है, डिफरेंट ऑर्बिटल में है ये। तो जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी ये बॉन्ड नहीं बना सकते।
बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इन सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो सबसे पहले आपस में जब हम इनको मिक्स करेंगे तो उस वजह से इनकी एनर्जी जो है वो बराबर होगी और एट दैट टाइम ये बॉन्ड बनाने में कैपेबल होंगे। लेकिन अभी ये बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं। तो इन सबको जो है हमें मिलाना पड़ेगा और वही चीज़ हमने हाइब्रिडाइजेशन में सीखनी है कि ये ऑर्बिटल्स में आपस में कैसे जो है कंबाइन होके इक्वल एनर्जी फॉर्म करके हमारा एक बॉन्ड तैयार करते हैं, जो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से हमारा जो है मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने आपको जस्ट जो है इंट्रोडक्शन दी थी कि हमने क्या क्या पढ़ना है और आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी आशा करता हूँ मैं। अब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। कॉज क्या है? कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब फ्रेंड मैंने अभी आपको थोड़े मिनट पहले मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट फ्यू मिनट पहले, कि कारण क्या होता है हमारे केमिकल बॉन्डिंग बनने का। सबसे बड़ा कारण लिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हर चीज़ को स्टेबल होना ज़रूरी है। केमिस्ट्री के अंदर एटम्स को स्टेबल होना ज़रूरी है। अगर वो स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होके वो केमिकल कंपाउंड नहीं बना पाएंगे और उनसे केमिकल कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आपस में एटम जो है वो कंबाइन होके हमारा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी चाहिए हमें। जैसे हमें भी स्टेबिलिटी चाहिए। हमें स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? हमें स्टेबिलिटी मिलती है मनी से। और इसी तरीके से केमिकल जो बॉन्डिंग बनेगी वो स्टेबिलिटी के कारण ही बनती है कि एटम जो है आपस में कंबाइन होके एक स्टेबल बॉन्ड जो फॉर्म कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्यों बनती है? स्टेबिलिटी लेने के लिए, कि स्टेबिलिटी चाहिए हमें। और अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में बोलूँ, इन दी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाऊँ तो टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है जो नोबल गैसेस होती हैं जो ये क्या होती हैं? केमिकली इनर्ट होती हैं। ये केमिकली क्या होती हैं? ये इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मीन्स क्या होता है? इनर्ट का मीन्स होता है लेस रिएक्टिव। इनर्ट का मीन होता है लेस रिएक्टिव। ये मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करती, ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती। जैसे कि जो 18 ग्रुप है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हमारा 18th ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस का ग्रुप है। वो 18 ग्रुप जो है हमारा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, वो सारे जो हैं हमारे 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करते हैं। तो हमें वही अचीव करना है, हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। और ये इनर्ट होती है, लेस रिएक्टिव होती है। तो हमने हमारे कंपाउंड को भी इसी फॉर्म में लेकर आना है कि ताकि वो स्टेबल हो सके। ये एक्चुअल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को भी डिनोट करते हैं। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि टू अचीव ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने को ही हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं, कि हमारी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड क्यों बनता है। बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें क्या अचीव करना है? हमें अचीव करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि नोबल गैस क्या होती हैं? हमारी स्टेबल गैसेस होती हैं। दे डू नॉट पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई पार्ट नहीं लेती और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको 18th ग्रुप के एलिमेंट भी बता देता हूँ कि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम क्या क्या हैं, जिससे आपको साथ साथ पीरियोडिक टेबल भी याद होता रहे। आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि 18th ग्रुप किस गैसेस के बारे में बता रहा है। 18th ग्रुप जो होता है किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आपने याद रखना है कि 18th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं। 18th ग्रुप एलिमेंट्स, तो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ज़ेनॉन, रेनॉन। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? इसे याद करने की ट्रिक है ही नेवर अराइज, ही ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, ट्रिक क्या है इस एलिमेंट्स को याद करने की? ही नेवर अराइव्स, कर जीरो पे he never arrives, कर जीरो, रन पे आउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस 18 ग्रुप के एलिमेंट को याद रखने की ट्रिक है, ये आपने याद रखनी है। ही नेवर अराइव्स, कर जीरो, रन पे आउट। ये सिर्फ फ्रेंड जो है इसे याद करने के लिए बनाया गया है, बाकी ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। ही नेवर अराइव्स, कर जीरो, रन पे आउट। ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट। और ये सारे क्या हैं? यही जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यही जो 18th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। 18 ग्रुप किसको डिनोट करता है? नोबल गैसेस को, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस, इट मींस ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती। तो फ्रेंड्स, आपको यही चीज समझनी है कि साथ साथ आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पता होना चाहिए, और इस बारे में भी आपको पता चल रहा होगा कि 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्या ट्रिक्स हैं। अभी मैंने आपको बताया ही नेवर अराइव्स, कर जीरो, रन पे आउट। और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। इट मींस दे आर लेस रिएक्टिव, ये हमारी लेस रिएक्टिव होती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा 18th ग्रुप होता है, जो हमारा 18th ग्रुप होता है, यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं, उनका जो जर्नल, उनकी जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हमारी फ्रेंड जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है? NS2NP6। NS2NP6 ये हमारी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है फ्रेंड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। NS2NP6, इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हीलियम को, तो अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम लिखते हैं नियॉन की, कि नियॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए 2s2 2p6, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रेंड्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि ये 2 और ये 6, इन दोनों को हम ऐड करके इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, क्योंकि इनका शेल नंबर सेम है, इनका n जो है वो सेम है, तो इसलिए इनकी ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 6 = 8। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आर्गन का, कि आर्गन का क्या होगा? आर्गन का होगा 3s2 3p6, 3s2 3p6, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्रेंड? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनकी वैलेंस शेल में, भी हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से हम क्रिप्टन की भी पढ़ेंगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन में कितना हो जाएगा? क्रिप्टन में भी हमारा हो जाएगा 4s2 4p6। तो हमने देखा कि इनमें सिर्फ n नंबर चेंज हो रहा है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो ऐसे ऐसे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। सो इसकी भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसकी भी वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वैलेंस शेल में। सो हमें ये पता चलता है
कि एक्चुअल में इनकी जो वैलेंस शेल को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहा जाता है इन गैसेस को, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसा कि फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें भी 2 6 ऐड करिए, ये 2 और 6 को ऐड करने पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऐसे ही ये 2 ये 6 इन दोनों को ऐड करने पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ n नंबर चेंज कर रहा है, बाकी इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है NS2Np6, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं n नंबर 2 है, n नंबर 3 है, n नंबर 4 है, और यहाँ पर 2 S में 2 है, P में 6 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है और ये हमारा इसका जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टन की। इस तरीके से हमने सबके मैंने आपको बता दिए हैं कि हमने ऐसे ऐसे लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि एक्चुअल में बॉन्ड कैसा बनता है। तो एक्चुअल में बॉन्ड कैसा बनता है हमें कैसे पता चलेगा, टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें अपनी पोजीशन की वजह से प्राप्त होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस से इतना ऊपर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस से इतना ऊपर है। तो जब ये इससे इतना ऊपर है तो जो ये इसके बीच में इतना गैप आया सरफेस ऑफ अर्थ से इस बॉल के बीच में, इस ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज possessed by the object by virtue of its position on the surface of the अर्थ। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया कि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से, इस अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर है, तो जो इसके द्वारा ये पोजीशन ली गई है इसे हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और इसी के कारण हमें पता चलता है कि बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअल में कैसा बनता है। जो स्टेबल पोजीशन है वो कैसे मिलती है हमें, अब मैं आपसे ये चीज आपको बताता हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। इन दोनों रिंग्स के एक बॉल मैंने यहां रख दी और एक बॉल मैंने यहां रख दी। अब इसमें हमें देख के पता चल रहा है कि ये बॉल ऑन द टॉप ऑफ द रिंग है और ये बॉल रिंग के बॉटम में पड़ी हुई है। सो इस स्थिति में बॉल गिरने का खतरा ज़्यादा है।